आज हम लोग जनरल पैथोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, जिसको हम लोग सेल इंजरी के बारे में जानते हैं। और सेल इंजरी के बारे में हम लोग देखेंगे कि इसका सेल इंजरी क्या होता है, इसके कॉज क्या होते हैं, इसके टाइप क्या क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सेल इंजरी के बारे में देखते हैं। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा सेल के बारे में समझते हैं। जैसा कि आप सभी लोग पढ़े भी होंगे, फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे कि सेल जो है बेसिकली क्या है, एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। यूनिट कहने का मतलब इकाई, एक छोटी सी इकाई जो है वो है। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो क्या है, सेल जो है स्मॉलेस्ट यूनिट है, इकाई है, और जिसके अंदर उसके सारे फंक्शन जो है होते रहते हैं। तो सेल क्या है, बेसिकली आपका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का या बॉडी का। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सेल जो है, सेल के सेंटर में जो है एक जो सेंटर में जो प्रेजेंट होता है वो उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। और इसके चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस रहता है, वाटरी फ्लूइड लाइक सब्सटेंस रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं, जैसा कि आप लोग पहले से जानते हैं। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर क्या रहता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, गोल्गी एपरेटस रहता है, इसके अंदर जो है गोल्गी एपरेटस रहता है, लाइसोसोम रहता है, राइबोसोम रहता है। तो इसके अंदर जो है बहुत सारे तरह के ऑर्गेनेल्स जो है प्रेजेंट रहते हैं, लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस। तो ये सब चीजें जो है क्या है, सेल के कंपोनेंट। तो हम बेसिकली अभी सेल के बारे में डिटेल नहीं करेंगे यहाँ, क्योंकि हमारा टॉपिक जो है क्या है, सेल इंजरी। तो और इंजरी का क्या मतलब होता है, इंजरी का मतलब होता है कि लॉसेस या फिर डैमेज, लॉस या डैमेज, यानी कि जो कोई भी चीज पहले पुराने अवस्था में थी, जैसे कोई भी चीज है, ये सेल है, अब ये नॉर्मल सेल, अब इस सेल में किसी तरह का चेंजेस आ जाएगा, इस सेल में किसी तरह का बदलाव हो जाएगा, किसी भी इंटरनल कॉज की वजह से या एक्सटर्नल कॉज की वजह से, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंजरी कहेंगे। जैसे कोई भी एजेंट का इस पर एक्सपोजर होता है, कोई एजेंट आता है और इस सेल को डैमेज कर देता है, इसके जो सेल मेम्ब्रेन है उसको डैमेज कर देता है, सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक कर देता है। तो ये जो ब्रेक किया ये क्या है, यही बेसिकली यहाँ पर क्या था, इंजरी था। तो सेल का इंजरी हो गया। अब सेल इंजरी का डेफिनेशन क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सेल इंजरी क्या है, बेसिकली एक घटना है। सेल इंजरी क्या है, ये एक घटना है जो कि किसी भी तरह के एजेंट के एक्सपोजर के बाद होता है। जैसे कोई भी एजेंट है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो, कोई भी एजेंट है जो यहाँ पर एक्सपोज किया, एजेंट जो है एक्सपोज किया, एजेंट का एक्सपोजर हुआ, और जिसके वजह से क्या होगा, सेल में एक्सपोजर होने के बाद सेल में जो है क्या होगा, कुछ चेंजेस आ जाएंगे, कुछ चेंजेस आएंगे, क्योंकि सेल जो है इस इंजरी को हैंडल नहीं कर पाया। सेल जो है अपना सेल मेम्ब्रेन पर या किसी भी एरिया पे जहां पर भी इंजरी हुआ है, जिस भी लोकेशन पे इंजरी हुआ है, उस चीज को वो सेल हैंडल नहीं कर पाता है, मेंटेन नहीं कर पाता है, और जिसकी वजह से सेल में क्या हुआ, इसके सेल मेम्ब्रेन में चेंजेस आ गए, इसके लाइसोसोम, इसके जो साइटोप्लाज्म है वो बाहर चला गया, न्यूक्लियस ब्रेक हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन बंद हो गया, एटीपी सिंथेसिस बंद हो गया। तो इस तरह से जो भी चेंजेस आ गए सेल में, इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सेल इंजरी कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। इसका डेफिनेशन क्या कहता है हम लोग उसके बारे में देखते हैं। सो सेल इंजरी क्या है, इट इज ए इवेंट, ये एक घटना है, दैट अकर, जो होता है कब, व्हेन एनी एजेंट, किसी भी तरह का एजेंट एक्सपोजर टू द सेल, किसी तरह का एजेंट का एक्सपोजर होता है, कोई भी एजेंट जैसे यहाँ पे एक्सपोज किया था सेल के ऊपर, एंड सेल हैज अनएबल टू हैंडल, ये जो सेल है इस एजेंट के एक्सपोजर को, इसके स्ट्रेस को, बेसिकली जो ये स्ट्रेस पड़ रहा था, इस स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पा रहा है, एंड इसके वजह से क्या हो रहा है कि इस सेल के अंदर कुछ चेंजेस हो रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग सेल इंजरी के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेल इंजरी कहते हैं। अब देखते हैं हम लोग कि सेल इंजरी का कॉज क्या होता है। ठीक है, सेल इंजरी तो हो गया, अब इस क्या क्या कारण है जिससे सेल को नुकसान पहुंचा, सेल में डैमेजेस हुए,
चेंजेस आए। तो सबसे पहला जो कॉज आता है वो है फिजिकल कॉज। कौन सा कॉज? फिजिकल, यानी कि भौतिक कारण। तो फिजिकल में सबसे पहला आप लोग देखेंगे कि सबसे पहला जो कॉज आता है वो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। दूसरा जो कॉज आता है वो है हीट। हीट। फ्रिक्शन हो गया, हीट हो गया, ट्रॉमा, उसके साथ कोल्ड। ये सब चीजें क्या है जो कि सेल को इंजरी कर रहे थे। अगला जो कॉज हम का आता है वो है इलेक्ट्रिसिटी। अगला जो है वो है रेडिएशन। तो ये सारे क्या है, बहुत तरह के रेडिएशन होते हैं, गामा रेडिएशन होते हैं, एक्सरे रेडिएशन होते हैं। तो ये सब जो है रेडिएशन जो है ये सब क्या करते हैं, सेल इंजरी कर रहे हैं। दूसरा जो कॉज आता है जो ये हमारा तो फिजिकल कॉज था, फिजिकल। अब हम लोग देखते हैं दूसरा जो कॉज आता है हम लोग का वो है केमिकल। यानी कि केमिकल का मतलब होता है रसायन, यानी कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो है वो कैसे इंजरी प्रोड्यूस करेगा। तो जैसे सबसे पहला जो केमिकल में आप लोग आता है स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड। दूसरा जो कॉज आता है वो है स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स। केमिकल के अंदर इंसेक्टिसाइड्स और अगला जो हमारा कॉज आएगा वो है पेस्टिसाइड्स। तो ये सब जो कॉज है वो हमारे केमिकल कॉज होते हैं। केमिकल के अंदर अगर आप देखेंगे तो कुछ ड्रग्स भी हैं, जैसे आप लोग जानते भी होंगे या सुनते होंगे कि ड्रग टॉक्सिसिटी होती है, यानी कि कुछ ऐसे मेडिसिन हैं जिनके लिवर टॉक्सिसिटी करता है, कुछ जो है नेफ्रोटॉक्सिसिटी करता है, कुछ न्यूरोटॉक्सिक होता है। तो बहुत सारे ड्रग्स हैं जिनके, तो उन ड्रग्स को हम लोग यहाँ पर लेके नहीं चल रहे। लेकिन जैसे कि केमिकल के अंदर अगर और आप चलेंगे तो बहुत सारे नार्कोटिक सब्सटेंस भी, बहुत सारे ड्रग्स में अगर आप देखेंगे, ड्रग्स एडिक्शन की बात करेंगे हम लोग। ड्रग्स एडिक्शन में जैसे कि क्रोनिक अल्कोहलिज्म। अल्कोहलिज्म का केसेस है, अल्कोहलिज्म। उसके साथ अगर आप देखेंगे बहुत सारे नार्कोटिक ड्रग्स है या स्मोकिंग है, स्मोकिंग एंड नार्कोटिक्स ड्रग्स। ये सब क्या है आपके बेसिकली ड्रग एडिक्शन के टाइप कैटेगरी में आते हैं। तो पहला कॉज हमने फिजिकल देखा था, दूसरा केमिकल देखा, तीसरा जो है ड्रग एडिक्शन देखा। अब हम लोग का जो चौथा कॉज आता है वो है बायोलॉजिकल कॉज। बायोलॉजिकल कहने का मतलब यानी कि इसमें जो भी सेल को डैमेज करेगा वो कोई ना कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा। जैसे कि आप इसको लिखेंगे बैक्टीरिया, दूसरा वायरस, फंगस। ये सब क्या है, बायोलॉजिकल एजेंट है जो सेल में प्रोड्यूस करते हैं। फंगस हो गया पैरासाइट, और पैरासाइट जैसे रिकेट्सिया है या फिर जैसे और भी आप देख सकते हैं प्रोटोजुआ है, मेटाजुआ है। तो ये सब क्या है, बेसिकली आपके बायोलॉजिकल एजेंट हैं जो सेल इंजरी प्रोड्यूस करते हैं। कि आपका इम्यूनोलॉजिकल, इम्यूनोलॉजिकल होने का मतलब कि आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है, जो इसके लिए आपको बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही थी, सेल को प्रोटेक्ट कर रही थी, वही अब इसके अगेंस्ट में जो है कि इसको डैमेज करने वाली। जैसे कि ऑटो इम्यून डिजीज। दूसरा जो है ऑटो इम्यून डिजीज हो गया। दूसरा जो आता है इसी में वो है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन।
अभी हम लोग आगे जब आएंगे सेल इंजरी के बाद इन्फ्लेमेशन पढ़ेंगे और इन्फ्लेमेशन के बाद जब हम लोग आएंगे जनरल पैथोलॉजी में तो वहां पर हम लोग देखेंगे हाइपर सेंसिटिविटी। इसके भी 4 टाइप होते हैं हाइपर सेंसिटिविटी के, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो हाइपर सेंसिटिविटी तो ये बेसिकली होते हैं। और एक जो है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, हाइपर सेंसिटिविटी क्या होगा आपका रिएक्शन एंड एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन एंड एक जो कॉज और आता है वो है एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। तो ये सब बेसिकली जो है इम्यूनोलॉजिकल कॉज होते हैं हमारे सेल इंजरी के। अगला जो कॉज हम लोग आता है वो है जेनेटिक। छठा जो हमारा कॉज आता है वो है जेनेटिकल कॉज। जैसे कुछ जीन जो होते हैं ना वो भी सेल इंजरी प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद जो है सातवां हमारा कॉज आता है सेल इंजरी का, वो है आपका साइकोजेनिक कॉज। साइकोजेनिक कॉज में जैसे कि मेंटल स्ट्रेस। अगर कोई बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रेस में रह रहा है, बहुत ज्यादा तनाव में रह रहा है और इसकी वजह से भी सेल में क्या होगा इंजरी होती है। दूसरा है एंजाइटी। तीसरा जो है वो है डिप्रेशन एंड अगला जो आता है, यानी ये सब क्या है बेसिकली आपके मेंटल यानी कि साइकोजेनिक कॉज है। अगला जो हमारा कॉज आता है वो है न्यूट्रिशनल कॉज। अगर किसी भी तरह से न्यूट्रिशन की कमी हो रही है, अगर न्यूट्रिशन की कमी हो रही है यानी पोषक तत्व की कमी हो रही है, जिसकी वजह से सेल क्या होगा डैमेज होगा, सेल में इंजरी होगा। जैसे कि आप एग्जांपल लिख सकते हैं स्टार्वेशन। यानी कि स्टार्वेशन एक ऐसा कंडीशन है जिसमें कि आप पूरे के पूरे क्या करते हैं ओवरऑल न्यूट्रिशन की डिफिशिएंसी होती है। ओवरऑल चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, प्रोटीन हो, यानी कि हर तरह की न्यूट्रिशन की जब कमी होने लगती है बॉडी में तो उसको हम लोग क्या करते हैं स्टार्वेशन कहते हैं। दूसरा जो कंडीशन आता है इसे यानी कि इसमें क्या हुआ ओवरऑल डिफिशिएंसी हो रहा है न्यूट्रिशन का, ओवरऑल डिफिशिएंसी किसी पार्टिकुलर का नहीं। अगर पार्टिकुलर में अगर देखते हैं जैसे पार्टिकुलर में जैसे कि आप जानते होंगे जैसे एक कंडीशन आती है प्रोटीन कैलोरी की जो कमी होती है, प्रोटीन की कमी होती है, उसमें क्या होगा पार्टिकुलर में पहला आ गया प्रोटीन। यानी प्रोटीन में जो है कि जैसे आप जानते होंगे मारास्मस और कोलेस्ट्रॉल, तो ये दो अलग अलग कंडीशन है जो प्रोटीन की कमी की वजह से जो सेल इंजरी होकर और ऐसे तरह के डिजीज प्रोड्यूस करते हैं। अगला जो आता है जैसे कि अगर आप मिनरल के रूप में चले, अगर मिनरल की बात करते हैं तो मिनरल में जैसे कि आप लोग जानते होंगे मिनरल में जैसा कि अगर आप लोग एनीमिया के बारे में जानते हैं, एनीमिया जो है बेसिकली आयरन डिफिशिएंसी की वजह से एक कॉज जो है एनीमिया का वो है आयरन डिफिशिएंसी। तो ये भी मिनरल की कमी की वजह से या बहुत सारे मिनरल की कमी से, अगर कैल्शियम की कमी से है तो फिर बोन सेल का जो है डैमेज होना शुरू होगा अगर कैल्शियम की कमी हो रही है तो उस तरह से। अगला जो कॉज आता है वो है इडियोपैथिक कॉज। इडियोपैथिक करने का मतलब अननोन कॉज, यानी कि अननोन, इसका मतलब होता है अननोन, यानी कि जो पता नहीं चल पाता है किस कारण से हुआ है सेल डैमेज, तो ये एक भी कॉज हमारा होता है। उसके बाद जो है हमारा अगला जो कॉज आता है वो है इट्रोजेनिक। इट्रोजेनिक करने का मतलब कि ये सेल का जो डैमेजिंग हो रहा है, सेल का जो डैमेज हो रहा है, सेल इंजरी तब होगा जब किसी भी तरह का मेडिकल एग्जामिनेशन करने के दौरान या मेडिकल ट्रीटमेंट करने के दौरान या सर्जरी करने के दौरान जो भी इंजरी होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं इट्रोजेनिक कहते हैं, इट्रोजेनिक कॉज कहते हैं या इट्रोजेनिक कॉज ऑफ सेल इंजरी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये बेसिकली था हमारा कॉज जो है। टाइप क्या क्या होते हैं सेल इंजरी के, टाइप ऑफ सेल इंजरी, इसको टाइप भी कह सकते हो और एक तरीका से हम लोग ये भी जान सकते हैं कि किसी भी सेल पर जब इंजरी हुआ, नुकसान हुआ सेल का,
तो सेल का नेक्स्ट जो है फ्यूचर क्या होगा, नेक्स्ट जो है उसका फ्यूचर क्या होगा, सेल का भविष्य क्या होगा, सेल जिंदा बचेगा, वो अपने लाइफ को अगेन वापस पाएगा, पुराने स्टेज में वापस जाएगा, या फिर वो डेथ हो जाएगा, क्या होगा। इसके लिए भी हम लोग तो सबसे पहले हम लोग टाइप देते हैं सेल इंजरी का। तो सेल इंजरी के दो टाइप होते हैं। सेल इंजरी जो है दो तरह का होता है। पहला सेल इंजरी का जो टाइप है जिसको हम लोग रिवर्सिबल कहते हैं, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब यानी कि रिवर्स यानी कि रिवर्स का मतलब क्या होता है, पीछे की तरफ जाना, यानी कि जिस जगह से आप आए हैं उस जगह पर अगर वापस चले जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रिवर्स। जैसे कि आप लोग जानते होंगे गाड़ी में होती है एक रिवर्स गियर होती है, तो रिवर्स गियर से आप पीछे की तरफ जाते हैं, यानी कि नुकसान जो सेल का हो चुका है उसे सेल कैसे अपने आप को रिवर्स जाएगा, यानी कि रिवर्स करेगा, इसको कहते हैं रिवर्सिबल या रिकवरी करेगा, और सेल जो है अपना लाइफ को अगेन गेन कर लेता है। और दूसरा जो टाइप आता है वो आता है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल पहला टाइप रिवर्सिबल सेल इंजरी, और दूसरा को क्या कहेंगे, इरिवर्सिबल सेल इंजरी। सेल इंजरी रिवर्सिबल में क्या होगा, अब समझिए रिवर्सिबल में क्या मतलब कि रिवर्स यानी कि सेल जो है आफ्टर द एजेंट एक्सपोजर, आफ्टर द एजेंट एक्सपोजर सेल regain the लाइफ। सेल जो है अपना लाइफ जो है वापस पुराने स्टेज में आ जाता है, लेकिन हमने डेफिनेशन में कहा था कि अंडर वो सर्टेन चेंजेस, यानी कि उसके अंदर क्या हो रहा था, कुछ चेंजेस हो जाएंगे। तो इसके भी आगे हम जब मॉर्फोलॉजी में चलेंगे या रिवर्सिबल सेल इंजरी की तरफ जाएंगे तो रिवर्सिबल सेल इंजरी के भी कुछ वैरायटी है जो हम लोग देखेंगे आगे कि रिवर्सिबल सेल इंजरी होने के बाद भी सेल जो है कुछ चेंजेस अपने अंदर कर लेता है, कुछ क्या क्या चेंजेस होगा उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। दूसरा जो आता है इरिवर्सिबल सेल इंजरी। तो रिवर्सिबल सेल इंजरी का फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर क्या है इसका, रीगेन द लाइफ, ये वापस जो है अपना लाइफ को गेन कर लेगा। और दूसरा आता है इरिवर्सिबल सेल इंजरी आफ्टर द एजेंट exposure cell has unable after the agent exposure cell has unable to regain the life, वो वापस अपना लाइफ नहीं वापस पा पाता है। और इसका फ्यूचर क्या होगा, इसका जो फ्यूचर है सेल का वो डेथ होगा। फ्यूचर क्या है सेल का, डेथ होगा। फ्यूचर डेथ यानी जो सेल है वो क्या होगा, अब मर जाएगा, सेल जो है अब डेथ हो जाएगा। सेल जो है वो बेसिकली क्या होगा, डेथ हो जाएगी सेल की इरिवर्सिबल सेल इंजरी में, और इसमें सेल जो है अपना रीगेन करेगा लाइफ। अब हम लोग देखते हैं कि रिवर्सिबल सेल इंजरी का एग्जांपल क्या क्या होगा। रिवर्सिबल सेल इंजरी का एग्जांपल क्या क्या होगा, तो जैसे कि रिवर्सिबल सेल इंजरी का एग्जांपल जैसे कि एट्रोफी, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लासिया, मेटाप्लासिया, ये सब जो है सेल जो है चेंज होने के बाद कुछ इस तरह के कंडीशन में चले जाते हैं। कई बार सेल के अंदर कैल्सिफिकेशन हो जाते हैं, कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है सेल इंजरी होने के बाद, लेकिन सेल जो है अपना लाइफ जो है गेन कर लेता है। तो ये सब जो है बेसिकली क्या है, मेटाप्लासिया है, हाइपरप्लासिया है, हाइपरट्रॉफी है, एट्रोफी है, ये सब कंडीशन जो है रिवर्सिबल सेल इंजरी के बाद होता है सेल। और इरिवर्सिबल सेल इंजरी का जो एग्जांपल अगर आप लिखेंगे तो इसमें आपका एग्जांपल आ जाता है क्या क्या, जैसे इसके एग्जांपल आ जाएंगे एपोप्टोसिस यानी कि सेल जो है डेथ होगा, इसमें फ्यूचर
नेचर है सेल का कि डेथ होना ही होना है। तो पहला आ जाएगा एपोप्टोसिस, दूसरा जो आ जाएगा वो है नेक्रोसिस, और तीसरा जो है वो है गैंग्रीन। तो ये सब जो है बेसिकली क्या है आपके एग्जांपल है किसके, इरिवर्सिबल सेल इंजरी के, एपोप्टोसिस और इधर में क्या हो गया एट्रोफी, हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लासिया और मेटाप्लासिया जो है बेसिकली रिवर्सिबल सेल इंजरी के हो गए। अब हम लोग आगे देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द सेल इंजरी। फैक्टर डिसाइड टू द टाइप ऑफ सेल इंजरी, कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिसाइड करेगा या कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करता है कि जो सेल इंजरी हुआ है, सेल में जो इंजरी हो रहा है, सेल पर जो इंजरी हो रहा है वो कौन सा इंजरी होगा, टाइप क्या होगा, ये सेल जो है वापस अपना लाइफ रीगेन कर पाएगा या सेल का जो लाइफ है वो डेथ हो जाएगा, सेल का डेथ होगा या सेल अपना लाइफ वापस पाएगा। इसके लिए जो है 4 फैक्टर डिपेंड करते हैं। इसके लिए जो है हमारे पास 4 फैक्टर पे ये जो है कंडीशन डिपेंड करेगा, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द सेल इंजरी, यानी सेल इंजरी किस फैक्टर पर डिपेंड करता है उसके बारे में हम लोग देख रहे थे। तो सबसे पहला जो फैक्टर आता है जो सेल इंजरी को टाइप को डिसाइड करेगा वो है टाइप ऑफ एजेंट एक्सपोजर, यानी कि टाइप ऑफ एजेंट एक्सपोजर। अब वो किस तरह का एजेंट का एक्सपोजर होगा, जो अभी तक हम लोग 10 टाइप के कॉज देखे हैं उसमें से कौन सा कॉज होगा, कौन सा एजेंट होगा, चाहे वो बायोलॉजिकल कॉज है, फिजिकल कॉज है, केमिकल कॉज है, इट्रोजेनिक कॉज है, इम्यूनोलॉजिकल है, जेनेटिकल है, ठीक है। तो ये कौन सा कॉज है इसके ऊपर भी डिपेंड आपका करेगा कि सेल का इंजरी किस तरह का होगा, रिवर्सिबल होगा या इरिवर्सिबल होगा। दूसरा कहता है कि पावर ऑफ एजेंट एक्सपोजर, एजेंट का जो पावर था, ताकत था, जो हमला हुआ है एजेंट पर वो कितना ताकतवर एजेंट का हमला हुआ है, कितना अमाउंट के साथ उस पर एक्सपोजर हुआ है। सो पावर या अमाउंट, पावर ऑफ एजेंट एक्सपोजर, एजेंट का जो एक्सपोजर था वो कितना पावर का था, पावर ऑफ एजेंट एक्सपोजर। तीसरा जो आता है टाइम ड्यूरेशन ऑफ एजेंट एक्सपोजर, यानी कि टाइम ड्यूरेशन कितने समय तक, 2 मिनट तक, 5 मिनट तक, 1 घंटा तक, 2 घंटा तक, यानी कितने समय तक जो है कि सेल के ऊपर एजेंट का एक्सपोजर होता है। तीसरा जो आता है टाइम ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन ऑफ एजेंट एक्सपोजर, टाइम ड्यूरेशन एजेंट एक्सपोजर, कितना टाइम तक एजेंट का जो है एक्सपोजर हुआ है इस सेल के ऊपर। और चौथा जो आता है लोकेशन ऑफ एजेंट एक्सपोजर, लोकेशन ऑफ एजेंट एक्सपोजर। अब ये जो एजेंट का एक्सपोजर है वो किस लोकेशन पर हुआ है, ये जो सेल आप देख रहे हैं सेल के सेल मेम्ब्रेन पर एक्सपोजर हुआ है, न्यूक्लियस पर हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया पर हुआ है, राइबोसोम्स पर हुआ है, लाइसोसोम्स पर हुआ है, गोल्गी एपरेटस पे हुआ है, किस पे इसका जो है कि बेसिकली सेल इंजरी का जो है कि एजेंट का एक्सपोजर हुआ है और कहां पर डैमेज किया है, ये बात पर हम लोग को डिफाइन करता है कि कहां पे एजेंट का जो है एक्सपोजर हुआ। तो इस फैक्टर पर भी आपका जो है सेल इंजरी डिपेंड करता है। बेसिकली ये वो सारे फैक्टर हैं जिस पर आपका रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल इंजरी जो है कि डिसाइड होता है। अब मॉर्फोलॉजी ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी, यानी कि जो रिवर्सिबल है, यानी कि जो सेल अपना अगेन लाइफ गेन कर रहा है। सेल इंजरी के बाद तो 2 बातें हो रही थी, या तो सेल जो है रीगेन करेगा अपने लाइफ को, रीगेन लाइफ, या फिर सेल का क्या होगा, डेथ होगा। तो 2 चीजें हो रही। तो अगर रिवर्सिबल हुआ था, रिवर्सिबल हुआ था तो ये वापस अपना लाइफ को गेन कर लेगा। इरिवर्सिबल हुआ है तो सेल का जो है कि डेथ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रिवर्सिबल सेल इंजरी का मॉर्फोलॉजी क्या क्या होगा। तो सबसे पहला जो मॉर्फोलॉजी आता है रिवर्सिबल सेल इंजरी का वो है हाइड्रोपिक चेंजेस। हाइड्रोपिक चेंजेस, हाइड्रोपिक यानी कि उसके अंदर जब पानी का जमाव हो जाएगा, हाइड्रोपिक चेंजेस, यानी कि
accumulation of water. Accumulation of water within the cytoplasm. जब इस साइटोप्लाज्म के अंदर पानी भर जाएगा उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोपिक चेंजेस कहते हैं मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर। दूसरा जो आता है वो है आपका फैटी चेंजेस। सेल के अंदर जो है फैट के डिपोजिशन होने की वजह से, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? फैटी चेंजेस आ जाएंगे सेल के अंदर। अगला जो चेंजेस आता है मॉर्फोलॉजी रिवर्सिबल सेल इंजरी में, वो है कि हेलाइन चेंजेस। तीसरा हाइलाइन चेंजेस, ये चेंजेस आ जाते हैं। और चौथा जो चेंजेस आता है वो है म्यूक्वाइड चेंजेस। म्यूक्वाइड चेंजेस, तो ये बेसिकली रिवर्सिबल सेल इंजरी के मॉर्फोलॉजी थे। हमने में देखा कि डेफिनेशन क्या होता है सेल इंजरी का, उसके कॉज क्या होते हैं, उसके टाइप क्या होते हैं, फैक्टर क्या क्या होते हैं जो सेल इंजरी को अफेक्ट करते हैं, या फैक्टर जिस पर सेल इंजरी डिपेंड करता है, और जो है मॉर्फोलॉजी हमने देखा रिवर्सिबल सेल इंजरी के। तो इतने सारे के बारे में देखे हैं। अगर इससे रिलेटेड किसी भी तरह का आपका क्वेश्चन है, किसी भी तरह का डाउट है तो कमेंट करिए।